हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज और बहुत बड़ी न्यूज है, सैम ऑल्टमैन वापसी आ गए ओपन एआई के अंदर एज अ सीईओ। जो कंपनी के एम्प्लॉयज है उन्होंने थ्रेटन किया था बोर्ड को, आप निकल जाओ भाई, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अब कंपनी ने फाइनली वापसी बुला लिया है, पर सवाल ये है कि उन्होंने तो कहा था कि वो माइक्रोसॉफ्ट की एआई डिवीजन को लीड करने वाले हैं, उन्होंने वो छोड़ के दोबारा वापसी ओपन एआई में आए हैं। इसका मतलब ये है कितना ज्यादा वो प्यार करते हैं अपनी कंपनी से। बाकी अभी ओपन एआई ने एक नया फीचर भी अनवील कर लिया है, जहां पर आप ऑडियो से चैट जीपीटी यूज कर सकते हैं। मतलब आप सीधा बोलो और वो काम हो जाएगा, और ये फ्री यूजर्स के लिए भी आ गया है। पहले ये खाली पेड यूजर्स के लिए था। अगर हम एनवीडिया की बात करके चले तो उनका Q3 का जो रेवेन्यू है वो 3 गुना बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, और ये कंटिन्यू चल रहा है। एआई जब से आया है तब से एनवीडिया बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी लग रहा था कि भाई अब इतनी ग्रोथ रेट तो नहीं आएगी, पर अभी भी 3x आया है। जो एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन थी वो थी $16.18 बिलियन के रेवेन्यू की, पर वो पहुंच गया $18.12 बिलियन। और यहाँ पे ब्रेकेज समझने की कोशिश करो। अगर हम बात करके चले, जो डेटा सेंटर्स है जहां पर एक्चुअली एआई का काम कर रहा है एनवीडिया, वहां से इनका रेवेन्यू आया है $14.51 बिलियन। मतलब ऑलमोस्ट 280% ग्रोथ दिखाई दी है। और अगर हम गेमिंग सेगमेंट की बात करके चले, क्योंकि ज्यादातर लोग एनवीडिया को कंज्यूमर ग्रेड के अंदर एक ग्राफिक कार्ड की कंपनी मान के चलते हैं जो कि कंप्यूटर गेमिंग के लिए होती है, तो गेमिंग सेगमेंट की बात करके चले तो $2.86 बिलियन कंट्रीब्यूट किया, 81% राइज आया है। राइज बहुत अच्छा है, पर देखा जाए जो मेन बिजनेस बन रहा है ना, वो डेटा सेंटर से बन रहा है। तो यहाँ पे कॉलकॉम की भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है, क्योंकि कॉलकॉम भी अपनी एआई चिप निकाल रहा है और वो कंज्यूमर ग्रेड के लिए निकाल रहा है। लेट्स सी, मुझे लगता है जैसे एनवीडिया ने ग्रोथ देखी है ना, अब कॉलकॉम का टाइम आने वाला है। अगली खबर बाइनेंस की है, तो बाइनेंस के जो सीईओ है वो स्टेप डाउन कर गए हैं और उनको गिल्टी कहा गया है $4.3 बिलियन के मनी लॉन्ड्रिंग के केस के अंदर। ये बहुत बड़ा अमाउंट है। जो खुद सीईओ है उनको भी $50 मिलियन देने पड़ेंगे। कहा जा रहा है बाइनेंस के अंदर बहुत सारा पैसा इधर उधर हो रहा था, इंक्लूडिंग हमास, अलकायदा, आईएसआईएस। इसके अलावा रैंसमवेयर हो गया, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज हो गया, ये सारी चीजों के लिए भी बाइनेंस का यूज हो रहा था। बाकी देखा जाए क्रिप्टो की दुनिया इसी चीजों के लिए जानी जाती है, यही चीजें बहुत ज्यादा होती है क्रिप्टो के अंदर। अगली खबर टाटा टेक्नोलॉजीज की है, तो भाई उनका आईपीओ निकला और 36 मिनट के अंदर फुली सब्सक्राइब्ड हो गया। मतलब इतनी ज्यादा डिमांड है। कई लोग कह रहे थे ओवर प्राइस है, पर देख लो भाई नंबर दिखाई दे रहे हैं। अगली खबर रिलायंस की है, तो रिलायंस 20,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर सकता है वेस्ट बंगाल के अंदर आने वाले 3 सालों के अंदर। और रिलायंस ने यह भी बोल दिया है कि अभी तक वो 45,000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट कर चुका है वेस्ट बंगाल के अंदर। अभी के टाइम पे इनके 1,000 स्टोर्स है, जिसको ये आने वाले 2 साल के अंदर 1200 स्टोर तक ले जाना चाहते हैं। पूरे वेस्ट बंगाल के अंदर 98.8% कवरेज है जियो की, और इनका प्लान है इसको 100% ले जाने का। साथ में 100 कंप्रेस बायोगैस प्लांट भी बनाने वाले हैं आने वाले 3 साल के अंदर। अगर मैं जियो फाइनेंशियल्स की बात करके चलूँ, तो वो आरबीआई के नॉर्ड का वेट कर रहा है अपने आप को एनबीएफसी से कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाने के ऊपर। मतलब अभी खाली एनबीएफसी था, अब ये फुल फ्लेजेड इन्वेस्टमेंट कंपनी के अंदर घुसने वाले हैं। लेट्स सी क्या होता है, किस डायरेक्शन में जाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है जियो फाइनेंशियल्स भी अब आने वाले टाइम में बहुत अच्छी तेजी से ग्रो होता हुआ दिखाई देगा। अगली खबर सॉफ्टबैंक की है, तो सॉफ्टबैंक 9% अपने शेयर्स को बेच सकता है स्विगी की आईपीओ के अंदर, $800 मिलियन के अंदर। अगर हम स्विगी की आईपीओ की बात करके चले, जो माना जा रहा है $1 बिलियन का इसका आईपीओ होगा। ये जो भी इंटरनेट कंपनीज है ना, उनमें सबसे बड़ा आईपीओ होगा साल का। अब सवाल ये है कि आईपीओ किस तरीके का जाएगा, जोमेटो का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसके ऊपर, क्या स्विगी जोमेटो साथ साथ चलेंगे या फिर ये दोनों अलग अलग चलेंगे, देखने वाली बात होगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि स्विगी प्रॉफिटेबिलिटी किस लेवल पे आती है। कहा तो ये जा रहा है कि पहले प्रॉफिट लेके आएंगे, उसके बाद आईपीओ निकालेंगे। लेट्स सी किस डायरेक्शन में पूरी पूरी कहानी जाती है। अगर हम इन्वेस्टर्स की बात करके चले, जैसे सॉफ्टबैंक वगैरह हो गए, अब इनका मेजर जो फोकस आ रहा है ना, वो एआई स्टार्टअप, एआई वाले बिजनेस मॉडल्स की तरफ आ रहा है। तो भी वो बेच के निकल रहे हैं और बाकी स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। मुझे भी लगता है एआई एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आज के टाइम पे। अगर हम स्विगी और जोमेटो की बात करके चले, तो उनको 1,000 करोड़ का जीएसटी नोटिस मिला है, मतलब 500 करोड़ ईच। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इन्होंने जो डिलीवरी पार्टनर से पैसे लिए है ना, उसके ऊपर 18% जीएसटी नहीं लगा है, और इसी के ऊपर वो फाइन लगा है। लेट्स सी इसका क्या फर्क पड़ता है आईपीओ की स्टैंडिंग के ऊपर। भाई अब ये प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करने की यहाँ पे बातें कर रहे थे, अब अगर ये टैक्स चला जाएगा तो इनका तो प्रॉफिट इतना नहीं है, तो ओवरऑल लॉस में आ जाएगी कंपनी। तो स्विगी का तो पूरा गोल खराब हो सकता है इस चीज के चक्कर में। अगली खबर भारती एयरटेल की है, तो उनका जो वन वेब है उसको सैटेलाइट ब्रॉडबैंड की सर्विस का अप्रूवल मिल गया है इंडिया के अंदर। मतलब सैटेलाइट से इंटरनेट दिया जाएगा।
37 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स छोड़ी जाएगी। जियो स्टेशनरी का मतलब जैसे अर्थ जिस स्पीड से घूम रही है ना, उसी स्पीड से वो सैटेलाइट घूमेगी, मतलब हमेशा एक ही लोकेशन के ऊपर वो सैटेलाइट रहती है। साथ में 600 लो ऑर्बिटल सैटेलाइट्स भी छोड़ी जाएगी। अब देखने वाली बात यह है, रिलायंस, अमेजॉन, स्टारलिंक, ये सब के सब किस तरीके से कम्पीट करेंगे इस पूरे सेगमेंट के अंदर। अगली खबर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की है। तो उनका कहना है फेसबुक और इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐसे सेलर्स है जो कि टैक्स फ्रॉड करते हैं, मतलब वहां से प्रोडक्ट बेच देते हैं फिर उसके बाद में पैसा नहीं देते हैं। कहा जा रहा है 10,000 करोड़ से ऊपर का ये फिगर हो सकता है। बहुत सारे लोगों को नोटिस भेजे गए हैं। 45 पैन इंडिया ब्रांड्स है जिनके ऊपर टैक्स एवेशन का मामला लगाया जा रहा है, 45 ब्रांड्स। अगली खबर क्लोविया की है जो कि रिलायंस बैग है। अगर हम उनके लॉस की बात करके चले 54% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, रेवेन्यू 70% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अगर हम बात करके चले तो ऑलमोस्ट 290 करोड़ से ज्यादा का इन्होंने रेवेन्यू रिपोर्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर, जो कि 171 से बढ़ता हुआ आया है। पर अगर लॉस की बात करके चले तो इनका जो नेट लॉस है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अब देखो समझने की कोशिश करो, जब से कंपनी बिकी है, क्लोविया पहले फंडेड स्टार्टअप थी। हमने क्लोविया की फाउंडर के साथ में फाउंडर फिल्टर भी किया था। तो अभी कुछ टाइम पहले ही क्लोविया बिकी थी 250 करोड़ के अंदर, मतलब बेसिकली उनकी 89% स्टेक्स बिके थे। अब जब से कंपनी बिकी है उसके बाद ये पहले फिगर्स निकल के आए हैं। अब रिलायंस को भाई लॉस में फर्क नहीं पड़ता क्योंकि रिलायंस तो अभी बहुत बड़ी गेम के ऊपर खेल रहा है। रिलायंस पूरा ओवरऑल रिलायंस रिटेल का रेवेन्यू बढ़ाना चाहता है और ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ाना चाहता है। अगली खबर तमिलनाडु से है। तो वहां पर 50,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट मिल सकती है ईवी सेक्टर के अंदर 2025 तक। कहा जा रहा है ओला इलेक्ट्रिक, टीवीएस मोटर, एथर, एम्पियर, BYD और बाकी जो बड़े बड़े ईवी ब्रांड्स हैं सबके सब यहाँ पर फोकस करने की बात कर रहे हैं। 1.5 लाख से ज्यादा नौकरियां क्रिएट होगी। अगर हम तमिलनाडु के टारगेट की बात करके चलो 2030 का इनका टारगेट है $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना। और अगर हम कर्नाटका की बात करके चलते हैं तो टोयोटा अपनी नई यूनिट सेटअप कर रहा है, 3300 करोड़ रुपए वहां पर इन्वेस्ट करने वाला है। अब अगर हम जेफ बेजोस की बात करके चले तो वो अपने अमेजॉन के शेयर्स $1 बिलियन के बेचने वाले हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने $240 मिलियन के शेयर बेचे थे, अब $1 बिलियन के और बेच रहे हैं। जैसे ही खबर निकल गई अमेजॉन के शेयर प्राइसेस घटते हुए दिखाई दिए। जेफ बेजोस के साथ में एक और चीज बोली कि अब वो सिएटल से मियामी शिफ्ट हो रहे हैं, अपने पेरेंट्स के आसपास रहना चाहते हैं। वो साथ में जो उनकी ब्लू ओरिजिन कंपनी है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। अगली खबर इजराइल से है। तो इजराइल ने डील अप्रूव कर दी है होस्टेज को फ्री करने की और जो वॉर चल रही है उसको टेम्परेरी रोकने की। बेसिकली 4 दिन का सीज फायर किया गया, 4 दिन तक कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा ताकि गाजा के अंदर फ्यूल, मेडिकल सप्लाई वगैरह पहुंच सके। और साथ में यहाँ पे एक्सचेंज भी होगा, 50 इजरायली हॉस्टेज को एक्सचेंज किया जाएगा 150 पैलेस्टीनी प्रिजनर्स के साथ में। अब मैं यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूंगा, जहां से भी आर्टिकल से कॉपी पेस्ट मारा गया है, जहां से भी निकाला गया है, 50 इजरायली हॉस्टेज, ठीक है, इजराइल के जो लोग पकड़े गए हैं वो हॉस्टेज थे। अब तुम किसी जगह के अंदर घुस रहे हो, हॉस्टेज मान लेता हूं मैं, हो गए हॉस्टेज, बात सही है। पर तुम अगर किसी सिटी के अंदर घुस रहे हो और वहां पे अटैक कर रहे हो, वहां पर जो तुमने बंदे पकड़ लिए तुम उनको प्रिजनर कह रहे हो। वो क्या गलत कर रहे थे? वो तो अपनी जगह पे ही रह रहे थे ना। और कहा जा रहा है 150 जो लोग होने वाले हैं इसमें मेजरली वुमेन्स और चिल्ड्रन होने वाले हैं। तो यार ये गलत बात है ना। मैंने कभी इजराइल को सपोर्ट या फिर अगेंस्ट नहीं किया, पर ये वाला पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया। अगली खबर टिम कुक की है। तो उनका कहना है कि वो सक्सेसर की तैयारी कर रहे हैं। अभी उन्होंने रिसेंटली बोला कि अभी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है, पर वो 10 साल और नहीं रहेगी कंपनी के अंदर, तो उससे पहले उनको तैयार करना है ताकि वो रिप्लेस हो पाए। स्टीव जॉब्स के बाद में टिम कुक आए थे और उन्होंने बहुत अच्छा संभाला एप्पल को, बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो किया। अब टिम कुक की भी एज हो रही है तो कुछ टाइम के बाद टिम कुक भी छोड़ेंगे। अब देखते हैं उसके बाद कौन आता है। इनका कहना है 2-3 ऑल्टरनेटिव्स बना दिए मैंने। अगली खबर सुप्रीम कोर्ट की है। तो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली है। उन्होंने बोला है MSP मत दो उन फार्मर्स को जो सटल बर्निंग कर रहे हैं। बेसिकली पराली जो जल रही है ना, उसके चक्कर में पॉल्यूशन हो रहा है। अगर पॉल्यूशन कर रहा है कोई फार्मर तो भाई उनको MSP मत दो। पर मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, ये वाली चीजें तुम कर सकते हो, पर गवर्नमेंट को थोड़ा सा इक्विपमेंट्स वगैरह भी सप्लाई करने चाहिए। मैं कहीं पे ब्लॉग में ही पढ़ रहा था 1,000-2,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट के लिए, पर उसकी वजह से हर गांव के अंदर जो सटल वाली मशीन है वो अवेलेबल हो जाएगी। अब किसान के पास में कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है जलाने के अलावा, इसलिए किसान जला रहा है। ऑल्दो मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ जलाने के, क्योंकि भाई मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, पॉल्यूशन का बहुत बुरा हाल है। पर फिर भी अगर हम किसान पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो उनके लिए एक ईजी ऑप्शन है। पर गवर्नमेंट घर के उनके पास में ही मशीनें लगा देगी तो उनके लिए भी कन्वीनियंट रहेगा, वो भी कर लेंगे। उसके बाद ये MSP वाला रूल बनाया जाए तो भाई फिर इंपॉर्टेंट चीज रहती है। अगली खबर FDI की है। तो इंडिया के अंदर जो FDI इनफ्लो है वो 24% से घटता हुआ दिखाई दिया है पहले हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24, और ऐसी एक्सपेक्टेशन थी। बाकी अगर हम मार्केट की बात करके चले तो मार्केट इंडेक्स बढ़ता हुआ दिखाई दिया है,
क्योंकि हैवी वेट्स बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। अगर हम मिड कैप स्मॉल कैप की बात करके चले तो वो नीचे ही थे। ओवरऑल निफ्टी फ्लैट ही था, क्योंकि अभी क्या मिक्स चीजें चल रही है। एक पॉजिटिव साइड कहूंगा कि भाई ये जो वॉर रुकती हुई दिखाई दे रही है, ये पॉजिटिव साइड था। बाकी जो एक्सपेक्टेशन है, फेड ने जो रेट है उसको स्टेबल कर दिया है, ऐसे ही रहेगा। और बाकी जो हेल्दी डेटा आ रहे हैं उसके चक्कर में मार्केट ऊपर जाना चाह रही है। बाकी आप देख सकते हैं टॉप गेनर टॉप लूजर्स को, और ये लोग हैं हमारे सपोर्टर्स, जिनकी वजह से डेली हम आप तक बिजनेस न्यूज लाभ आते हैं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। पेज बढ़ रहे हैं, आप भी हमको सपोर्ट कर सकते हैं नीचे ज्वाइन का बटन दबा के। बाय, गुड नाइट, शबा के खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।